नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक अपने का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है और कौमी सतह पर किस तरह के हालात जो ईरान की जंग के असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बहरहाल जैसा कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपना प्रोग्राम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक से शुरू करते हैं जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर ये शाये होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक आज की हदीस शरीफ का सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, जब तुम उस हबशी की अज़ान और अक़ामत सुनो तो उस तरह कहो जिस तरह ये कहे, बेशक तुम्हारे लिए हर हुर्फ के बदले 10 लाख नेकियां होंगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, ये औरतों के लिए हुआ, मर्दों के लिए क्या है? इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मर्दों के लिए औरतों की बनिस्बत दुगना अजर है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मौज़िन की जब अज़ान देते हैं तो उनके अज़ान सुनकर उनके अल्फाज दोहराना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत यानी सवाब की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, खबरों की तरफ हम चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। खुद आप देखेंगे कि आवाम अब ये इल्ज़ाम कर रही है कि जो सिलेंडर पहले 1000 रुपये या 900 रुपये में फ़रोख्त किया जाता था, अब वो गैस सिलेंडर 2500 से लेकर 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम काफ़ी परेशान है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कई रियासतों में ये ईरान जंग के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं और कई रियासतों में आपको बता दूं कि फैक्ट्रीज़ बंद कर दी गई हैं, सनतें बंद कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कई रियासतों में संगीन हालात पैदा हो गए हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब हर चीज़ काबू में है। अगर काबू में होती तो मैं नहीं समझता कि फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती या सनतें बंद हो जाती, मज़दूर जो है वो परेशान हो जाते। आप खुद देखिए कि कई रेलवे स्टेशनों पर किस तरह आवाम का जो हजूम है वो उमड़ रहा है। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि टेक्सटाइल, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल है, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा बंद हो रही हैं और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में इसका असर पड़ा है, गुजरात के सूरत में इसका असर पड़ा है, राजस्थान में भी इसका असर पड़ा है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, उसके नतीजे में घरों को वापस होने पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ तक सिद्दीक साहब देखेंगे मुंबई सूरत में LPG सिलेंडर हैं उसकी किल्लत पाई जाती है, राजस्थान में भी इसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, मोदी तो बस वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है उन दावों की तरदीद नहीं करता, उन वादों के वफा ना होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाता। तो आपको बता दें कि SIR के मामले में ये कहना ज़रूरी है कि SIR हैदराबाद में, आपको बताऊँ आज से SIR शुरू हो चुका है सारी तेलंगाना में और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने सियासत फाउंडेशन के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह सियासत हेल्प डेस्क कायम किया और जिससे हर रोज़ 300 से लेकर 500 जो हैदराबादी हैं वो इस्तेफ़ादा करते रहे, उनकी हर लिहाज से रहनुमाई की गई, क्योंकि ये SIR 2002 की फ़हरिस्त राय दहिंदगान की बुनियाद पर किया जा रहा है। और हमने ये भी बताया कि फॉर्म 6 क्या होता है, फॉर्म 6A क्या होता है, फॉर्म 7 क्या होता है और वोटर का जो रजिस्टर होता है, वोटर रजिस्ट्रेशन, वो किस तरह किया जाता है, वो भी हमने आपको बताया है। इसके अलावा NEC नेट जो है सिद्दीक साहब, उसके जो ऐप है, अगर ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन ये है कि किस तरह नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, दूसरा ये है कि नाम अगर हज़फ करवाना है तो कौन सा फॉर्म लेना चाहिए, फॉर्म 6 लेना चाहिए, फॉर्म 7 लेना चाहिए, ये बताया गया है। फिर इसके बाद आपको बता दूं कि जहाँ तक चेक करने का है आपको 2002 का, उसमें वो भी ऑप्शन है। यहाँ तक कि ओवरसीज से जो वोटर्स हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन बताया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि ये न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान की इस पहल ने सारी रियासत में हलचल मचा दी और ख़ास तौर पर मुसलमानों में शऊर बेदार करने का एक अहम किरदार अदा किया है। तो सिद्दीक साहब, हम चलते हैं गैस सिलेंडर के बारे में। हम आपको बताया कि किस तरह ईरान जंग के असरात उस पर मुरतब हुए हैं। तो ऐसे में ये बता दें कि एक वाक़या पेश आया है और वो वाक़या करीमनगर का एक गांव है, वहाँ पर पेश आया है। एक
शख्स आता है यानी चोर आता है, सारिक आता है, एक ज़ईफ़ खातून से कहता है कि आपके बेटे ने LPG गैस सिलेंडर बुक करवाया है, चलिए आप मेरे साथ वो सिग्नेचर कर दीजिए दस्तावेज़ात पर। और वो उस बुढ़िया को वहाँ पर ले जाता है, ले जाकर ठहराता है और ख़ुद घर वापस आकर बुढ़िया का जो जेवर होता है 4 तोले सोना वो लेकर फ़रार हो जाता है। तो इस तरह के हालात भी पेश आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चोरी वगैरह हो रही है और ये तो होना ही था, एक्सपेक्टेड था ना रियाज साहब, ये पहले से ही जो हम कह रहे थे। और हमारी हुकूमत तो मालूम है ना आपको, ये कतारों में ठहराने की बहुत जो है ना माहिर है, ये जी पब्लिक को लाइन में कतार में क्यू में ठहराने की माहिर है। और एक एट लास्ट ये बोल देंगे कि भाई हमारी बस के बाहर है, आप जो है ना लेना में ठहर जाओ, ठहर के अपना 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 काम कर लो जो है ना। आखिर में ये है ना, क्योंकि हुकूमत की कोई पॉलिसी क्लियर है ही नहीं, क्लियर कोई तरीका ही नहीं है। बस सिर्फ हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास जो है ना ज़ख़ीरा है, दो महीने का ज़ख़ीरा है सुबह। तो फिर अब ये क्या हो रहा है, ये अफरा तफरी क्यों मची हुई है, सवाल पैदा होता है ना। जी और खासतौर पर LPG का तो LPG का वो सीरियस मसला हो गया ना भाई। तो फिर क्या करे हुकूमत, ये बताइए। तो कुछ ना कुछ तरीके का होना ना रियाज साहब उसका। अब उसका जो है ना टाइम लिमिट डिलीवरी का बढ़ा दीजिए या प्राइस बढ़ाइए, लेकिन अफरा तफरी का माहौल क्यों है, ये मेरे को सवाल है। अब आप देखिए कि आलमी सतह पर जिस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मशीक़ वस्ता ममालिक को ईरान की जंग के नतीजे में $300 अरब का नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ का की जो बंदिश हुई है उससे ये कहा जा रहा है कि $50 अरब का उन्हें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जबकि आपको ये बता दूँ कि अमेरिका और इसराइल को जो यकीन मानिए कि जिस तरह ये लोग दज्जाली ताकत बनकर, शैतानी ताकत बनकर सारे आलम यमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अरबों का कत्ल कर रहे हैं, अरब बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, अरब ख़वातीन का कत्ल कर रहे हैं और मशीक़ वस्ता के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। आप देखिए कि ईरान का जो पहला हमला किया गया स्कूल पर किया गया, तो ये इनका जो दज्जाल है वो खुश होता है इस तरह के हमलों से। तो बहरहाल अब हमारी उम्मत जो है, उम्मत मुस्लिमा जो है, वो इनके पूरी मक्कारी उनकी अय्यारी में आ जा रही है, इनके पकड़ में आ रही है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि सिर्फ अमेरिका और इसराइल को जो दज्जाली ताकतें हैं उन्हें आपको बता दूं कि कम अज़ कम $120 अरब का नुकसान हुआ है सिर्फ एक माह के दौरान। ये एक माह की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी अहम बात इसलिए इस बुनियाद पर कर रहा हूं कि हर रोज़ अमेरिका को $2 अरब खर्च करने पड़े हैं। अमेरिका परेशान है। अमेरिका ने ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस से यानी पेंटागन ने $200 बिलियन का यानी $200 अरब इजाफी देने का मुतालबा किया है या मंजूर करने का मुतालबा किया है। क्या हालात सही नहीं है। अब आप देखेंगे ट्रंप ने यह भी इशारा दे दिया है कि मैं ये जो खर्च है जंग का वो अरब ममालिक से लूँगा। तो क्या अरब ममालिक की जंग है ये इसराइल की जंग है, ये अमेरिका की जंग है? अरब ममालिक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुस्लिम ममालिक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर जाने की रकम तो ईरान को, अमेरिका और इसराइल को देना चाहिए। मक्कारी है रियाज साहब, इंतहाई इनमें कूट कूट के मक्कारी भरी हुई है। मारते मुसलमानों को और फिर फंडिंग मुसलमानों से लेते हैं लोग। जाना खास बात इनकी, जाना जूते भी ये लोग खा रहे हैं, फिर पैसा भी ये लोग दे रहे हैं। मुसलमान दे रहे हैं क्यों? तो वही सवाल पैदा होता है, क्यों ये लोग तैयार है देने के लिए? उसको तो बोले कि आप जो है ना कंपनसेट करें हमारे जो नुकसान हुए, क्योंकि जंग तुम लोग स्टार्ट किए। जंग स्टार्ट करने वाले एग्रेसर कौन है ये बताइए? ये दोनों कंट्रीज अमेरिका और इसराइल है। तो इनको मिलकर जो है ना पूरे कंपनसेट करना चाहिए, जो नुकसान है उसकी पाबंदी करना चाहिए। इनको ये बोले, अरब कंट्रीज इनको ये बोले कि भाई ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तुम लोग स्टार्ट किए तो अब लड़ें तुम, तो इसके नुकसान तो तुमको देना होगा। हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारे इतने प्लांट्स पे मारे, इतने कश्तियों पे मारे आप, तो कौन देंगे बताइए? ये लोग क्यों देंगे बताइए जो है ना? तो ये मक्कारी इंतहाई जो है ना बेहुदापन, बक्कारी, बदमाशी भरी हुई है लोगों में जो है ना कि मुसलमानों को मारो और उनसे पैसा लो जो है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान पर हमले का सवाल है, ईरान में तकरीबन ये इसराइल ने यह दावा किया है कि ईरान हमले में तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए और ये इसराइल का दावा है। और एक माह में ईरान पर 800 फ़िज़ाई हमले किए गए, कोई मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए ईरान भी आपने देखा कि किस तरह हट जाने का मुतालबा कर रहा है और उसका मुतालबा वाजिबी है। लेकिन ईरान को इस बात का भी मुतालबा करना चाहिए कि फ़लस्तीन में जिस अंदाज़ में इसराइल ने गज़ा में तबाही मचाई, गज़ा को क़ब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया और फिर 77,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी थे उन्हें शहीद किया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है, उनको मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए। ये जो भी शोधा है उनके लवाहिकीन को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। ईरान को ये मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि ईरान हट जाने का मुतालबा कर रहा है तो करीब फ़लस्तीनियों को भी हट जाना दिया जाना चाहिए। वो ईरान ये अपने मुतालबात में इस मुतालबा को भी शामिल करें। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि 2000 से ज़्यादा ईरानी फ़ौजियों और कमांडर्स को हलाक करने का भी या शहीद करने का भी इसराइल ने दावा किया है, जबकि इसराइल का भी नुकसान कोई मामूली नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा इसराइल को अंदाज़ा
अंदाज़ा हुआ है कि इलाके में उसके खिलाफ खड़ा नहीं होने वाला और पूरी मजबूती से खड़ा होने वाला और उसे तबाही व बर्बादी का सामान करने वाला कोई ना कोई मौजूद है। बिल्कुल मालूम हुआ, एहसास हो गया उनको पहली मरतबा जो है ना। और ये इन्हें इतनी जो है ना तबाही नुकसान हुआ है जो है ना, और अब ये दावा कर रहा है, झूठा दावा, कि अब जो है ना ईरान उस काबिल नहीं है कि हमको जो है ना डर खौफ है इसकी, ऐसी बातें कर रहा है जो है ना। हालांकि अभी तो कुछ भी नहीं, अभी और तवील चलने वाली है। और हमारे ट्रम्प कहता है कि नहीं हम 2 हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे, अब बातचीत जारी है, इस तरीके की बात करता है। फिर कहता है कि हम जो है ना ज़मीनी फ़ौज को उतारें जो है ना। अब ज़मीनी फ़ौज को अगर उतारेगा तो यकीन मानिए कि ज़मीनी फ़ौज ईरान में जो ईरानी हैं अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे, ये यकीन है मुझे। चुन चुन के मारेंगे, बल्कि उनको जला देंगे। उन्होंने कहा कि जला देंगे, जला देंगे, ताबूत तैयार रखो, तुम्हारे लिए हम 20 साल से वेट कर रहे हैं। क्योंकि उनमें जज्बा भरा हुआ है, ये लोग जो है ना आदी हैं लोग फेस टू फेस लड़ने के। फिर जमीनी तो जो पहाड़ है वहाँ पे हर चीज़ है जो है ना, उसके गोरीला है, हर किस्म की वार के लिए तैयार है। और एक बात देखिए कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, तकरीबन 47 बरसों से ईरान पाबंदियों का मुकाबला कर रहा है, शिकार है, परेशान है। उसकी करेंसी आप देखिए किस कदर कमज़ोर कर दी गई है जानबूझकर, उसके बावजूद भी उसने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। जबकि अब्बास इराक़ची का कहना है कि हम आप देखेंगे कि 47 बरसों से आप देखेंगे कि पाबंदियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। जबकि हमारे कौंसल जनरल हैदराबाद जो मुतय्यना हैदराबाद है, हमीद अहमदिये, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तो 47 बरसों से ये यानी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और तुम सिर्फ 30 दिन हुआ है आपने हुर्मुज़ को बंद होने पर सारी दुनिया बेचैन हो चुकी है और परेशान हो गई है। तो उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगाना चाहिए, यानी हमारी परेशानियों का तुम्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईरान की जंग के नतीजे में जो अमेरिका और इसराइल ने शुरू की, कम अज़ कम 85 ममालिक में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। और आपको ये भी बता दूँ कि अगर ये जंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहे, जबकि ट्रंप ने अब ये कहा है कि 3 या 4 हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके बातों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बेचारा सनकी टाइप का इंसान है, तो लोग भी अब उनके जहनी जो सेहत है, जहनी तवाज़ुन है, उस पर भी शुक्र खुशबात का इज़हार कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो समझिए कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस दौरान ईरान पर बहुत ज़्यादा हमले किए जाते हैं तो ईरान भी, मैं समझता हूँ कि ताबड़तोड़ हमले करेगा और अमेरिका को सबक सिखाएगा, इसराइल को भी सबक सिखाएगा। और ख़ास तौर पर अमेरिका को ये सबक हासिल करना चाहिए कि इसराइल ने उसे इस जंग में कूदने के लिए उकसाया और उसे बेवकूफ़ बनाया। जी हाँ, फंसा दिया उसको, ले आके जो है ना इसराइल फंसा दिया। और मालूम है अवाम कितनी अगेंस्ट है। देखिए, नोकिंग के नाम से मिलियंस लोग जो है ना अमेरिका में निकले जाना, हाँ, बुखलाहट का शिकार होगी जो है ना इसके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की, कि भाई ये क्या हो रहा। हाँ, पब्लिक बोरी के भाई नो तानेशाही खत्म। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये नहीं चलेगा हमारे पास है ना। तो बताइए कि परेशान हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के, अब करेंगे क्या, आवाम पूरी अगेंस्ट होगी। और वो हुर्मुज़ छोड़ के भाग जाएगा। देखिए, बिल्कुल भागेगा, कुछ नहीं करेगा, बोलेगा कि भाई बस हो गया, हमारे जो है ना आवाम अगेंस्ट है, मैं नहीं कर सकता, वरना मेरे को जो है ना कठेरे में ला के आवाम ठहरा देंगे। ये उसका असर होने वाला है, इम्पीचमेंट होने वाला है, इम्पीचमेंट होने वाला है। बल्कि हुआ तो हड़े हो के मर भी सकता, उन्हें कुछ भी हो सकता है। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि कितना परेशान है जंग की तरफ से। आप देखिए उसकी और अजीब गरीब बातें कर रहा है। सऊदी शहजादे के बारे में किस अंदाज में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, कम अज़ कम सऊदी शहजादे के बारे में इस तरह उसे नहीं कहना चाहिए था। जी, और दूसरी बात, सऊदी शहजादे हो या फिर आलम इस्लाम की जो हुक्मरान जमातें हों, उन्हें ये सोचना चाहिए कि खादिमुल हरमैन शरीफैन का एजाज़ रखने वाले सऊदी अरब के वली अहद के साथ इस तरह की वो बातें कर रहा है, तो वो आपको क्या अहमियत देता है, आपकी इस कदर तौहीन कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है वो। फिर उसके पीछे भाग रहे हैं ना, और बोले कि हम सपोर्ट करेंगे, अब आपको सपोर्ट करेंगे, ज़मीनी जंग होती है तो हम सपोर्ट करेंगे। यूएई भी जो है ना और सऊदी अरब दोनों जो है ना बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ जाने तैयार लड़ने के लिए। बताइए, इतनी फहिश कलामी कर रहा है वो, गंदे अल्फाज नाजिबा इस्तेमाल कर रहा है, और तो फिर उसका दामन पकड़ के लोग पीछे भाग रहे हैं उसके जाने। जी, ये ताजुब की बात है मेरे को जाना। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने यहाँ तक कहा कि या चटाने की बात की, कितनी खतरनाक बात की है। और ये चापलूसी का उसका तर्जुमा नहीं होता, उसका तर्जुमा डायरेक्ट अगर करेंगे तो बहुत बुरा तर्जुमा होता है, बहुत ही गाली के सेंस में गाली है वो तो, और ऐसी गाली है जिसके बारे में आप सोच कर भी यानी शर्म महसूस करेंगे। और उनके उसके लिए कॉमन है चीज़ें, उनके लिए कॉमन है, ये चलते रहता है उनके बाद। एप्स्टीन फाइल में देखिए आप जाना, जी, तो उनके लिए कोई खास बात नहीं है, उनके लिए कॉमन है, ये स्लैंग है उनके लिए जाना, गाली गलौच। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हनुमान जयंती का सवाल है, हनुमान जयंती हैदराबाद में कल मनाई जा रही है और इस सिलसिले में अफजलगंज, चार मीनार के से लेकर कहीं शहर में जहां पर मसाजिद है, दरगाहें हैं, आशुरखाने हैं, तमाम पर
मज़ारात है वहाँ पर पर्दों से उन्हें ढाका जा रहा है। और हमारी पुलिस को मैं समझता हूँ कि पर्दों से ढकने की बजाय इबादतगाहों को खुद सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम करें, अच्छे बंदोबस्त करें, और जो शरपसंद है ख़ासतौर पर अगर वो MLA भी हो क्यों ना हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो आप का नाम भी रोशन होगा, आपका जो इमेज है पब्लिक में वो बेहतर रहेगा। वरना आप पर्दे डालकर अपनी नाकामियों पर पर्दे डाल रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर कोई शरपसंद है तो उसे लात मार के अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल सबकी भर्ती आप जो है ना, और ऐसा मौका है देखिए, मतलब हिंदू बरादरी के लिए बोल रहा हूँ कि लोग अच्छा मैसेज छोड़ सकते हैं भाई बरादरी का जो है ना, दूसरे मजहब पे अच्छे तासुर, बजाय इसके डर खौफ होने के बजाय ये ना इतना डर खौफ पैदा हो रहा है। जब भी इनकी कोई यात्रा निकलती है, जब लोग जो है ना डर के जो है ना बंद कर ले रहे हैं, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब दुनिया का जो है ना बताइए, लाइन ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, पूरी पुलिस फोर्स उनकी तरफ ही लगी हुई रहती है। तो बताइए कैसे, मतलब त्यौहार में लोग है कैसी हरकतें कर रहे हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस, नाम नेहात पॉलिटिशियन, अवाम नहीं करती, जो है अवाम ने, अवाम बिल्कुल मासूम है, अवाम बेगुनाह होती है, लेकिन ये बदमाश जो पॉलिटिशियंस हैं, जिस किस्म की जो है ना इनको साइडलाइन कर दिया गया है अपने हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, जो है ना बेतुके नारेबाजी करते हैं, वो जलसे की इजाजत करते हैं, बकवा करते हैं, बस यही इससे करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सियासी फ़ायदा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक हनुमान जयंती का सवाल है, रामनवमी के मौके पर भी इश्तिहारअंगेज़ी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखा पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं करती, ये अलग बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस जुलूस में कहा यह जा रहा है कि कम से कम 168 जो ज़ैली जुलूस होते हैं वो आकर मेन यात्रा में या मेन जुलूस में मिल जाएंगे। इसके इंतजाम के लिए तकरीबन 300 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने ये ऐलान भी किया है। तो मेरा नाज़रीन, एक अच्छी बात है कि शहर हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद एक पुरअमन शहर है, और इस पुरअमन शहर को यानी बहुत ज़्यादा हम हिफाजत करना हम शहरियों का फ़र्ज़ बनता है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक रोज़नामा सियासत का सवाल है, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान ने सियासत हब फाउंडेशन कायम करते हुए ख़ास तौर पर मिलत के माशी व तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी की जो अव्वलीन तरजीहात हैं उनमें सरफहरिस्त वो ये है कि मिलत को माशी तौर पर और तालीमी तौर पर मुस्तहकम बनाया जाए। उन्होंने आपको बता दूँ कि सियासत हब फाउंडेशन शुरू किया है, उसके तहत मल्टी नेशनल कंपनीज़ में जो रोज़गार के मौक़े हैं उससे हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को इस्तेफ़ादा करवाया जा रहा है। उनके लिए जॉब मेलास जो हैं या जॉब फेस्टिवल्स जो हैं उसका एहतमाम किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि मुसलसल हर माह एक जॉब मेला मुनक़िद किया जाता है। इस मरतबा इस माह एक जॉब मेला मुनक़िद किया गया था, जिसमें आपको बता दूं कि ये IT के मुलाजिमतें थी। IT से जुड़े उम्मीदवारों ने शिरकत की, तकरीबन 92 उम्मीदवारों ने शिरकत की और 30 का सिलेक्शन हुआ है। और 30 जो लड़के लड़कियां हैं उनको माहाना जो है 18,000 रुपये तनख्वाह के साथ साथ इंटेंसिव्स भी दिए जाएंगे, लेकिन एक माह के लिए वो इंटर्नशिप करेंगे यानी, और स्टेफेंड जो है वो तकरीबन 9,000 दिया जाएगा। पहले माह में 9,000 स्टेफेंड दिया जाएगा, फिर दूसरे माह से 18,000 रुपये तनख्वाह और दीगर इंसेंटिव्स भी दी जाएंगी। और जनाब आमिर अली ख़ान साहब ने इन जो 30 लोगों का इंतखाब अमल में आया लड़के लड़कियों का, उनके तक़र्रात नामे भी हवाले किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि अब तक मल्टीनेशनल कंपनियों में दर्जनों उम्मीदवारों का तक़र्रुर हो चुका है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि टॉमकॉम जो है उसके ज़रिए भी सियासत हब फाउंडेशन ने यानी माहिदा किया है, उसके तहत भी बेशुमार मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियाँ मशरिक़ वस्ता और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह भी जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी खिदमत हैं ये। और ऐसा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं इसमें और चीज़ ऐड करूँगा, ये इसको तौसी देने की ज़रूरत है। कहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स AI की तरफ से ख़त्म हो रहे हैं जॉब्स। आपको मालूम है बेंगलोर में जो है ना सुसाइड कर लिया था एक जोड़ा, आपको मालूम है कल की और आज भी जो है ना कई कंपनियां वाले नोटिस दे चुके हैं, कई एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं। इंटरकास्ट बिल्कुल इतने परेशान है वो लोग जो है ना कि भाई जॉब चले जा रहे हैं इनकी। बेंगलुरु की बात करूँ खास तौर पे मैं, तो मेरे ख्याल से जो है ना इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है AI की तरफ से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से। कई जॉब्स बड़े बड़े कंपनियों के ख़त्म हो रहे हैं जो है ना, लोग जो है ना बेरोज़गार हो जा रहे हैं जो है ना। तो उनको जो है ना एडजस्ट करने के लिए उनके लिए नई ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें कुछ करें ताकि वो जो है ना एडजस्ट हो जाए वहाँ का, वहीं कम से कम उनकी जॉब से बच जाए, जॉब जाने से बच जाए। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। वैसे भी नाज़रीन इस मौके पर आपको बता दूं कि
डायरेक्टर सियासत जाहिद फारूकी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद असलम हुसैन IT एक्सपर्ट हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। स्नेहित और साई श्री जो मैनेजर है सियासत फाउंडेशन के, वो भी उस मौके पर मौजूद थे। और बहुत अच्छी बात हुई कि 30 नौजवानों को का सिलेक्शन हुआ और ये नौजवान तरक्की कर सकते हैं क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ है और आपकी सलाहियतें अगर हों, बासलाहियत हों, तो दुनिया आपकी कदर भी करती है। वसीम नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे और ख़बरों का सवाल है तो आपको बताना ज़रूरी है कि तेलंगाना में एक मंदिर में पिंडाल गिर गया और पिंडाल गिरने के नतीजे में कम अज़ कम 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर ये वाक़या पेश आया, 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर ये वाक़या पेश आया और वो भी कोंडा गुट्टा पंजानेया स्वामी टेम्पल में ये वाक़या पेश आया है। एक और ख़बर की जानिब हम नाज़रीन आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ है हैदरा से। हैदरा ने शास्त्रीपुरम में प्ले ग्राउंड पर जो नाजायज़ कब्ज़ा किया गया था उसे दोबारा कब्ज़े को बर्खास्त करा दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि हैदरा ने जहाँ पर G+3 जो गैर क़ानूनी इमारत जो ग्राउंड के करीब तामीर की गई थी उसे भी मुनहदिम कर दिया है। इसके अलावा द हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है हैदरा, उसने शास्त्रीपुरम कॉलोनी मलारदेवपल्ली राजेंद्र नगर मंडल में, ये ज़िले रंगारेड्डी में आता है, वहाँ पर 188 एकड़ अराजी जो हुडा अप्रूवल लेआउट है उसको भी बचा लिया है। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मैदान का सवाल है, प्लेग्राउंड का सवाल है, वहाँ पर जो नाजायज़ कब्जे कर लिए गए थे उसे हटाने का सवाल है। तकरीबन 6500 मुरबा गज़ अराजी प्लेग्राउंड के लिए मुख्तस की गई थी। तो बहरहाल अब देखना ये है कि G+3 गैर क़ानूनी 5 बिल्डिंगों को जो तामीर की जा रही थी मुनहदिम कर दिया गया। ये बहुत बड़ा यानी हैदरा का काम है और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो दलाल हैं यानी अब रियल इस्टेट के जो दलाल हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये लोग ज़मीनें बेचते हैं, आम लोगों को नुकसान होता है। सफ़र होते हैं, आम लोग सफ़र होते जो है ना, और ये लैंड ग्रैबर्स वगैरह का इसमें अहम रोल होता है। बताइए, आप प्लेग्राउंड की ज़मीन को जो है ना बेच के आप जो है ना वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे जाना, यानी कितनी जो है ना शर्म की बात है कि बच्चों के खेलने की जगह है और आप उसको प्लॉटिंग करके बेच के वहाँ पे बिल्डिंग भी बन जाती है रातों रात। कैसा मतलब है जी कि बेईमानी की इंतहा देखिए आप जो है ना। तो उससे जो है ना बताइए कि ज़रूरी है हैदरा की जो कार्रवाई है बिल्कुल वाजबी है, करना चाहिए, हासिल करना चाहिए ऐसे नाजायज़ कब्ज़ों को मेरे ख्याल से जाना बराबर, यानी कोई मुतासिर ना होने पाए, उनको ऑल्टरनेट दीजिए अगर कोई वाकई गरीब है। लेकिन ये जो बेच के जो भागे हैं लोग, जो लोग बीच वाला दलाल होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, पकड़ के जाना कि क्यों बेचे तुम लोग, क्या हिसाब से बेचे। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR कई मरतबा मुल्क में हो चुका है, लेकिन इस मरतबा के SIR जो BJP की ज़ेर क़यादत हुकूमत में हो रही है और जो अपोजिशन कायदीन हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और BJP के दरमियान साजबाज है और इनके नेक्सस की वजह से यानी गठजोड़ की वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुँच रहा है और नताइज जो है वो हुक्मरान जमात के हक़ में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में, पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन जब पार्लिमानी इंतखाबात को देखते हुए जब असेंबली इंतखाबात की बात की गई तो आपको बता दूं कि वहाँ पर जिस अंदाज में ये कहा गया, खुद अपोजिशन कायदीन ने, सहाफ़ियों ने, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म जो रहता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म, तहक़ीक़ी जो सहाफ़त होती है, उन्होंने ये साबित किया था, राहुल गांधी ने भी साबित किया था कि लाखों की तादाद में, एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि 35 से लेकर 45 या 47 लाख वोटरों को बिहार से, उत्तर प्रदेश से और BJP की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों से लाया गया और यहाँ पर फॉर्म 6 पुर करते हुए उन फॉर्म 6 पुर करके उन्हें वहाँ रियासतों का वोटर बनाया गया और फिर ये इन फर्जी वोटर्स के ज़रिए धांधली करते हुए BJP और उसके इत्तेहादी जमातों को कामयाबी दिलाई गई। इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की कि ऐसा ही अमल मगरबी बंगाल में किया जा रहा है और जो फर्जी वोट है फॉर्म 6 जमा करके बैरूनी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करके यहाँ पर BJP के लिए राह हमवार की जा रही है। अब ऐसे में आप देखेंगे अगर BJP इस तरह के काम करती है, इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहता है, तो फिर समझिए कि इस मरतबा ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त होगी और BJP को कामयाबी होगी, क्योंकि ये धांधली है और धांधली में अगर खुद जो मुतालिका इदारे ही शामिल रहे हैं तो फिर कौन हालात को सुधार सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार यही कह रही हैं, बार बार कोर्ट तक चलेगी हो जाना, बार बार चिल्ला रही हो जाना, कोर्ट भी उनको वापस भेज कोई रहा भी है। खास जो है ना एक्शन नहीं है कोर्ट की तरफ से भी जो है ना।
और वो क्लियर करे कि जो है ना ये लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाए जिसके से जो है ना वो डिलीट होते जा रहे हैं जो है जी जी। ना। कई इल्जाम संगीन उन्होंने लगाए, लेकिन सुनने के लिए कौन है तैयार बताइए। इलेक्शन कमीशन तो गवर्नमेंट का इदारा है, वो लोग भी उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं, तो कौन सुनेगा बताइए जो है ना, कौन करेगा अब इसका फैसला। कितना नुकसान हो रहा है जमहूरियत को तो अंदा लगाइए आप जो है ना। वोट जो बिक रहे हैं, वोटों की जो काम हो रहा है वोटों का SIR में, कैसा मजाक बना के रख दिया वोटों गया की है। चोरी हो रही है भाई, चोरी हो रही है, निकाल के फेंक रहे हैं, जो दिल में ऐड करते जा रहे हैं जिसको जो है ना ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अरे बैरूनी रियासत के लोगों को लाकर आप ऐड कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने ये इल्जाम आयद किया है बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, और वो सही साबित भी करती हैं ये। साबित करी बिल्कुल जो है ना, प्रूफ के साथ उन्होंने कह रही है जाना कि ये लोग और कर रहे दूसरी बात देखिए, SIR का जो अमल है, कम से कम 60 लाख वोट्स जो हैं या वोटर्स हैं जांच के अमल में फंसे हुए हैं अभी तक। हैं। जी हाँ बिल्कुल, बताइए इलेक्शन बिल्कुल करीब है तो और अब क्या 200 लोग तो फिक्र के मारे मर गए हैं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है जाना, और सीरियस बात है, लेकिन इनके लिए कोई सीरियस बात नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन के लिए, उनके लिए कॉमन चीज़ है ये जाना। कोई मरता है जीता है उनको क्या करना है बताइए जाना। बहरहाल नाज़रीन देखिए, तेलंगाना में SIR शुरू हो चुका है, चौकस रही है और इस सिलसिले में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने जो मुहिम शुरू की है उसके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। और हम ये एक बड़ी खुशी के साथ ऐलान करते हैं कि जैसे ही रोज़ामा सियासत के सियासत फाउंडेशन की जानिब से ये SIR में रहनुमाई के लिए, वोटरों की रहनुमाई के लिए जैसे ही हेल्प डेस्क कायम किया गया, तो कई सियासी जमातों ने भी अपनी दुकानें खोल ली हैं। सही बिल्कुल जो है ना, तो बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए हमको, काम से गर्ज है जो है ना। अब लाजिम बात है सियासी जमातें इसका फ़ायदा उठाएंगी, SIR का आड़ में जो है ना आवाम से पैसे मांगेंगी, पैसे बटोरेंगी, करेंगी जो है ना, लेकिन इसके लिए जो है ना बिल्कुल बेलोस तरीके से हेल्प करने की ज़रूरत है आवाम को। सादा लोग आवाम होते हैं, आवाम को नहीं मालूम जो है ना ये क्या होती हैं, तो ये हेल्प करना भी जो है ना बहुत बड़ी नेकी के बराबर है रियाज साहब, अगर देखा जाए तो। बेचारे गरीब लोग, क्योंकि इल्म नहीं है उनको कि चीज़ों का क्या प्रोसेस होता है क्या है, तो उनको जो है ना गाइड करना, हेल्प करना, ये बहुत नहीं गैर मामूली सवाब काम की है। आमिर अली खान साहब ने किया है। मैं समझता हूँ कि लोग कई मरतबा यहाँ हमसे बात करते हुए उन्हें दुआएं दे रहे थे, सियासत वालों को दुआ दे रहे थे, सियासत फैमिली को दुआएं दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो, जी जी। और हेल्प करना चाहिए बराबर जो है ना, दुआएं लेनी चाहिए रियाज साहब। लोग जो है ना भटक रहे हैं इधर उधर, उनको नहीं मालूम, तालीम नहीं है उनको, इल्म नहीं है कोई चीज़ का, तो गाइड करना चाहिए। और बहुत मसला और एक इसलिए भी सीरियस हो गया है साहब, बहुत सारे लोग बाहर रह चुके हैं और अभी भी बाहर है, कई लोग लाखों की तादाद नहीं में। वहाँ पर देखिए, अगर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, NEC नेट बोलकर, NEC नेट की जो वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर आपको उनका एक ऐप मिलेगा। ऐप में कई ऑप्शंस है, वो ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप अगर कोई बाहर है, वो उसमें ऑप्शन दिया गया है कि जो बैरूनी ममालिक में मुकीम है हिंदुस्तानी, वो किस तरह SIR में हिस्सा ले सकते हैं, किस तरह अपने नामों का इंदराज अमल में ला सकते हैं, वो उसके बारे में है। और ऐसे वोटर जो नए हैं, उनका नाम रजिस्टर नहीं किया गया है, तो फिर वो किस तरह कौन सा फॉर्म आप फिल करके ऑनलाइन, और आप को बताया जाएगा कि फॉर्म 6 फिल करें और फिर अपने नामों का इदराज अमल में लाए। तो ये बहुत से ऑप्शंस है। जी जी हाँ जी, कई उसके जो है ना स्टेप्स हैं, वो फॉलो करें आप। यानी आप खुद बैठ के कर ले सकते हैं, सिस्टम का आप जानते हैं, घर में सिस्टम है, आप खुद स्टेप बैठ के फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए कोई पासवर्ड की जरूरत है कुछ नहीं, क्या नहीं, ओपन है वो वेबसाइट जो है ना, सबके लिए ओपन है। अगर आप एक तालीम याफ्ता, आपको मालूम है, इंग्लिश आती है, आप खुद बैठ के सारा काम कर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रियाज साहब जो है मेरे ख्याल से। बरसात आपको बता दूं कि जहाँ तक बाबरी मस्जिद की शहादत का सवाल है, उसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में एक जज थे अब्दुल नज़ीर के बारे में आपको बता दूं कि उन्हें अब आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। काफ़ी अरसे से वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बेचारों ने आज गवर्नर आंध्र प्रदेश जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो है, उन्होंने तिरुपति मंदिर के दर्शन किए, अपने अरकान ख़ानदान के साथ मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के पुजारियों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिवायती तौर पर इस्तकबाल भी किया। तो बहरहाल अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात किस तरह का मोड़ ले रहे हैं। लोग अब ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, किस तरह इंसाफ का कत्ल किया जाता है, किस तरह कानून का से खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह खुदू बाबाओं का दौरा चल रहा है, वो भी देखेंगे आप। जी बिल्कुल, बेज़मीर लोग हैं सारे, ये ज़मीर इनका पास ज़रा भी नहीं होता है। और जो जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद का, देखेंगे आप, उसमें जो है ना, जो इनकी जो मतलब इन्होंने जो रोल अदा किए थे, उसके बदले में इनको गवर्नरशिप दी गई। आपको मालूम है, गवर्नर बना दिया गया उनको जो है ना। ये जो है ना बिल्कुल बिकाऊ किस्म के लोग हैं, इनकी कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं,
जाते हैं खुलेआम जो है ना दर्शन करें फैमिली के साथ ले लेके। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे बताइए, कि नाम तो अब्दुल नज़ीर है इसका। नहीं नहीं, वो कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। और वो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई टोकने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है कभी भी उन्होंने किसी पर एतराज़ नहीं किया। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। इसी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।